नमस्ते एवरीवन। मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा इतिहास विषय के लिए जो पेपर हुआ था 2025 का, उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो ये पेपर सेट ए है और ये इसके कोड हैं। इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और 100 सवाल रहेंगे जो 51 की संख्या से शुरू होके 150 तक की संख्या रहेगी। तो टोटल मिला के 100 सवाल हमारे पास रहेंगे। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। एसईटी राज्य स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 और हिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस रहेगा। तो सबसे पहला सवाल है, मैं हिंदी में बोलूंगा और जो टर्मिनोलॉजिकल चीजें रहेगी एक्सप्लेन करने के लिए, तो कई बार अंग्रेजी भाषा का सहयोग हम लेंगे। किस व्यक्ति ने नवपाषाण शब्द को अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में प्रचलित किया? एक किताब प्री हिस्टोरिक टाइम जो है वो लुबोक की है। अ, सर जॉन लुबोक। और गोडरचाइल्ड भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वीए स्मिथ इंपीरियलिस्ट अप्रोच के हिस्टोरियन हैं। और मार्शल, जो पीजे मार्शल भी हैं। तो इन्होंने मिडिवल हिस्ट्री पे और अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री पे काफ़ी काम किया है। लेकिन इस रेफरेंस में सर जॉन लुबोक जो हैं उनकी एक किताब है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। और ये जो किताब आई थी प्री हिस्टोरिक टाइम, ये आई थी 1865 में, है ना, 1865 में ये किताब आई थी। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये भी एक तथ्य है। उसमें उन्होंने पहली बार नियोलिथिक शब्द का उपयोग किया। यजुर्वेद कितनी शाखाओं में विभक्त है? आपने नाम सुना होगा, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। अब इसमें भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो बड़ी ब्रांचेस हैं यजुर्वेद की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टू। यजुर्वेद is primarily divided into two main branches, शुक्ल यजुर्वेद white and कृष्ण यजुर्वेद which black, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखिए। हाँ, अब एक बहुत सुंदर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, जो मैच नहीं है? ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। और सामवेद से एक्चुअली तैतरीय नहीं है। तैतरीय ये आपके जो है ये सामवेद से रिलेटेड नहीं है। वैसे इसका उत्तर बी हो जाएगा। यजुर्वेद से सतपथ है, शतपथ है और तैतरीय भी रहेगा। गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद का है। तो डी सही है, सी सही है, ए सही है। तो बी मैच नहीं कर रहा है। साथ में ये भी समझो कि सामवेद जो है वो बिलोंग करता है, इंक्लूड तांडव, पंचविश, तांडव या पंचविश, which is पंचविश is the branches of samveda. Okay. And uh, and Tetariya Brahman is closely related to Yajurved, which is Krishna Yajurved. Okay. कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है तैतरीय ब्राह्मण। इतना ध्यान रखना साथियों, है ना। ठीक है। किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, ये तो आपने जरूर सुना होगा। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ऐसा टेक्स्ट है। अम, अ, और अगर मैं कहूँ कि जैनिज्म में, अच्छा चलो हम इसको बौद्धिज्म से हटा के जैनिज्म कर देते हैं, कि जैन धर्म कौन सा उसमें 16 महाजनपदों का, तो वो है भगवती सूत्र है मेरे ख्याल से। हाँ, भगवती सूत्र। ओके, जैनिज्म में देखेंगे तो भगवती सूत्र हो जाएगा, बुद्धिज्म में देखेंगे तो अंगुत्तर निकाय, जिसमें लिस्ट होती हैं 16 फेमस महाजनपदास। ओके। नेक्स्ट जो सवाल है वो है ऋग्वेद में सुदास। ऋग्वेद में सुदास एक राजा थे।
ने विश्वामित्र को हटाकर किसे अपना पुरोहित चयन किया। एक बहुत फेमस स्टोरी चलती है इन पौराणिक ट्रेडिशन। विश्वामित्र का और वशिष्ठ जी की हमेशा एक दुश्मनी चलती रही है। दोनों ही स्पिरिचुअली बहुत साउंड लोग थे। तो वशिष्ठ जी को क्योंकि वहां पे नियुक्त कर दिया था और विश्वामित्र को हटा करके सुदास ने, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है ना। सो वशिष्ठ इज द राइट आंसर। जो ऋग्वेद में एक कहानी आती है 10 राज्य युद्ध की। 10 राज्य युद्ध, जहाँ पर 10 प्रमुख कबीले मिलकर के आपस में लड़ाई करते हैं और राजा सुदास की जीत होती है। बाद में वो उसको और ज्यादा सेलिब्रेट करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और हवन करवाते हैं, है ना। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, है ना। तो देखो भाई, मत्स्य जो प्रदेश है उसकी जो राजधानी थी वो थी बैराट, जिसको हम विराट नगर कह देते हैं। अभी विराट नगर है, ये जयपुर के आसपास के एरिया में पड़ती है। और वत्स कौशाम्बी से रिलेटेड है। वत्स कौशाम्बी, कौशाम्बी से रिलेटेड है। वज्जी वैशाली से। अंग आप जानते ही हैं, अंग की राजधानी चंपा, है ना। तो आप देख लीजिए, एक में तीन किस में है, तो ये हो गया सी आंसर इसका, है ना। एक ही है, अगर आपको एक ही पता था, क्योंकि मत्स्य का मुझे मैं आई वॉज वेरी कंफर्म अबाउट द मत्स्य। जो उसका कैपिटल था वो क्या था आपका, विराटनगर, बैराट, है ना, जहाँ से हमें आगे चल के एक इंस्क्रिप्शन भी मिलता है बाबरू शिलालेख अशोक का। 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी के पिता कौन थे? 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हुए हैं। उनके जो पिता थे वो थे अश्वसेन। अश्वसेन, ये मोस्ट प्रोबेबली काशी से रिलेटेड थे, है ना। तो रोड रोज डेविड्स ने बुद्धिस्ट इंडिया नामक ग्रंथ में कितने व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया? तो इसका पूरा नाम है टी डब्ल्यू रोड डेविड। उन्होंने किताब लिखी थी बुद्धिस्ट इंडिया। उन्होंने 4 बड़े मेजर जो है वो ट्री रूट उन्होंने बताए थे। तो 4 इसका उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? तो आफ्टर द महापरिनिर्वाण, है ना, बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध का जो अंतिम जो यात्रा थी उसको हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। और महाविनिष्क्रमण ग्रह त्याग को, है ना। तो उन्होंने 8 अलग अलग हिस्से बना करके जो शरीर के उसको रखा था। बाद में उनके ऊपर अलग अलग मठ और वो बौद्ध मठ बने थे। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 श्लोकों में, 24 ऐसे बहुत पॉपुलर श्लोक है जो विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर एक्सप्लेनिंग रेफरेंसिंग अराउंड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, है ना। तो ये मुझे वैसे भी याद था। अशोक महान ने किस अभिलेख में 7 पुस्तकों के विचारों को सुनने और धारण करने की बात कही है? अभी थोड़ी देर पहले हमने जयपुर की बात की थी, भाब्रू शिलालेख बैराट। तो इस शिलालेख की जो सबसे प्रमुख विशेषता है, ये एक रॉक एडिक है ना। तो तो उसमें अशोक recommend 7 specific text of Buddhist teaching for regular study and reflection, है ना, कि 7 ऐसी किताबें हैं
जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए इस तरह से। मौर्य काल में धात्री की तरह जनता की सेवा करने वाले अधिकारी, मौर्य काल में धात्री, धात्री का मतलब क्या होता है? धाई माता की तरह, है ना? धाई मतलब जो सौतेली माँ रहती है या जो केयर करती है ना? शुरुआत में जो बालिका ध्यान रखती हैं। धाई माँ का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो पढ़ लीजिए उसके बारे में। तो तीर्थ एक ऐसे ऑफिसर्स हुआ करते थे, तीर्थास। तीर्थास इन ये जानकारी कहाँ पर लिखी हुई है? कौटिल्य ने एक किताब लिखी थी, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र किताब है ना? अर्थशास्त्र में उन्होंने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया, जिसमें 7 बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए जन अधिकारी, है ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए उन्होंने ऑफिसर कैटेगराइज किया। और तो उन्हीं के अंडर में जो काम करते थे विच वाज तीर्थास। एंड मौर्य एम्पायर के, मौर्य साम्राज्य के समस्त राजस्व की देख रेख करने वाले वाला अधिकारी। देखो, समाहर्ता रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, है ना? मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता एक शब्द जो है वो किससे रिलेटेड था? वो था रेवेन्यू से रिलेटेड। और इसमें लिखा हुआ है सन्निधाता। सन्निधाता वॉज द चीफ ट्रेजर, है ना? सो अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। हु वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द मौर्यन एम्पायर? हु वॉज द इन चार्ज, मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली दे आर आस्किंग अबाउट द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। Chief Collector responsible for assessing and managing all revenue stream of Mughal Empire. And while you also should knew about the Sannidhata was the chief treasurer, है ना? मुख्य, क्या बोलेंगे उसको, कोष कारक या अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष जमीन से रिलेटेड है और गोप अलग एक। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मलबार तट पर स्थित था? ताम्रलिप्ति जो थे वो बंगाल के आसपास में, जिसको तामलुक कहा जाता था, है ना? तो ये तो होगा नहीं। मुजरिस एक्चुअली मलबार तट के पास में एक पोर्ट था। उसका उसको कुछ और नाम से भी कुछ जगहों पे हमें इसका नाम आता है मुईरी। मुईरी, मुईरी नाम भी आता है, which was prominent ancient port city located on the southwest Malabar coast of India। और ये किसके लिए फेमस था? ये इंडो रोमन ट्रेड के लिए, इंडो रोमन ट्रेड के लिए फेमस था। कितने कवियों और कवयित्रियों ने संगम साहित्य में योगदान दिया? ये बहुत ही फैक्चुअल डिटेल है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इसकी संख्या जो है वो लिखी हुई होती है। तो टोटल मिलाकर के 573, 573 लोग जो हैं क्लासिकल संगम लिटरेचर में उन्होंने इंक्लूड किया, एंड दे contributed, and roughly there was 573। okay। एंड निम्नलिखित में से प्राचीनतम महायान सूत्र, महायान सूत्र, प्राचीनतम महायान सूत्र पूछा है। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता महायान सूत्र है, बिल्कुल सही। और अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, मेरे ख्याल से इसका उत्तर ए होगा, थोड़ी देर में देख लेते हैं। परफेक्शन ऑफ विजडम इन 8000 लाइन, 8000 लाइन में क्या करना है? प्रज्ञा पारमिता, परफेक्शन ढूंढना है।
ये जो नेचर है ये महायाना का है। और तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, है ना। गुप्त काल में महापीलुपति, पीलवन और ये सब किससे, हाथी से रिलेटेड है ना। कमांडर ऑफ ये आपके अश्वारोही दल का प्रमुख, कमांडर ऑफ कैवेलरी, है ना, एलिफेंट फोर्स वाला, अश्वारोही दल का कमांडर ऑफ एलिफेंट फोर्स, कमांडर ऑफ एलिफेंट फोर्स। तो इसका उत्तर डी होगा, महापीडुपति। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने श्रीलंका नरेश मेघवर्ण को बोध गया में एक बुद्ध विहार बनाने की अनुमति प्रदान की थी? वैसे ये समुद्रगुप्त की बात है, ये गुप्त सम्राट में समुद्रगुप्त ने शायद ऐसा किया था। हाँ, बिल्कुल सही कहा। समुद्र गुप्त granted permission to the contemporary Sri Lankan king Meghwarna to construct a magnificent Buddhist monastery और hostel for pilgrim at बोध गया। ठीक है, बोध गया में बनाने के लिए, किसके लिए वो भी बता दिया गया है। निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश के किस प्राचीन राजा को वाकाटक और विष्णुकुंडी कुलभूषण कहा गया है? माधव वर्मन सेकंड है ये, वैसे माधव वर्मा सेकंड है। Madhav Verma II of the Vishnu-Kundan dynasty held the prestigious title of Kulbhushan across Vakataka and Vishnu-Kundan historical record. And next है सम्राट हर्ष का प्रधान सेनापति सिंहनाद था एक्चुअली। सम्राट हर्ष का प्रधान सेनापति सिंहनाद था, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। राजतरंगिणी में क्षत्रिय जाति के कितने प्रकार बताए गए हैं? राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्षत्रिय के द्वारा क्षत्रिय जाति के 36 प्रकार बताए गए हैं, है ना। कल्हणा हिस्टोरिकल क्रॉनिकल राजतरंगिणी डिटेल 36 डिस्टिंक्ट सब डिवीजन और कैटेगरीज ऑफ क्षत्रिय कास्ट एंड व्हाट, वो कौन से रीजन से रिलेटेड था, विच वॉज रिलेटेड टू कश्मीर, है ना। किसने कहा कि जीव और प्रकृति अलग रहने पर भी विशिष्ट रूप से ब्रह्म में ही समाहित रहते हैं? निम्बार्काचार्य जी ने कहा था, ये भक्ति सूत्र की बात है। निम्बार्काचार्य प्रोपाउंडेड द फिलोसफी ऑफ द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत, ये उनकी फिलॉसफी थी निम्बार्काचार्य जी की। डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म, stating that Jiva and Prakriti are distinct yet uniquely integrated within Brahman। ठीक है, ब्रह्म में ही वो जुड़े हुए हैं अलग अलग होने के बाद में। राजपूत सामंत राणुक का घटियाला अभिलेख, जोधपुर अभिलेख 810 में किस प्रथा का, वैसे ये सती प्रथा से रिलेटेड है, और भी जानकारी इसमें मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है वो घटियाला इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, जो काकुका, है ना, काकुका explicitly reference to the historical practice of sati system। नेक्स्ट जो सवाल है 74, किस मंदिर की स्थापत्य शैली में गर्भगृहों के चारों ओर कोई प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है? देखो, नागर शैली में प्रदक्षिणा पथ होता है, द्रविड़ शैली में भी प्रदक्षिणा पथ होता है, बेसर शैली में भी प्रदक्षिणा पथ होता है, वल्लभी शैली में प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है ना। तो रीजनल जो वेरिएशंस है लाइक वल्लभी आर्किटेक्चर, तो उसमें बेरिल रूफेड विगन vaulted shrine that typically lack traditional ambulatory like pradakshina path around the sanctum। दक्षिण भारत का कौन सा व्यापारिक संघ, दक्षिण भारत का कौन सा व्यापारिक संघ अपने उद्यम के लिए विश्व में विख्यात था? नाना देशी बहुत ही फेमस हुआ करते थे।
मणिग्रामम ये रीजनल एस्पेक्ट हो गया, वो गांव और उससे रिलेटेड। नाना देशी इसका उत्तर हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही कहा। द नाना देशी वर पावरफुल ग्लोबली एक्टिव मर्चेंट गिल्ड ऑफ साउथ इंडिया दैट ट्रेडेड एक्सटेंसिवली अक्रॉस इंटरनेशनल मेरीटाइम एंड ओवरलैंड रूट्स। कलचुरी शासकों द्वारा लिया जाने वाला कर टैक्स पट्टकिलादाय क्या था? कलचुरी शासकों द्वारा लिया जाने वाला कर यानी टैक्स जो है पट्टकिलादाय नाम का, वो किसके लिए था? तो वो ये एक्चुअली एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए है, तो ये सेना के लिए तो नहीं था। खदानों से रिलेटेड गांव के मुखिया को, मेरे ख्याल से ये है द टैक्स पे टू हेड ऑफ द विलेज, गांव के मुखिया को दिए जाने वाला टैक्स पट्टकिलादाय, है ना। तो सी इसका उत्तर है। राम शरण शर्मा, आर एस शर्मा सर के अनुसार सामंती अर्थव्यवस्था, इंडियन फेडरलिज्म किताब भी लिखी थी उन्होंने। सामंती अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता ने किसकी पूजा को लोकप्रिय बनाया? इसके ऊपर सर ने बहुत सारा काम किया है। और सूर्य की पूजा तो पहले से ही चल रही थी, शिव की पूजा भी चल रही थी, शक्ति और ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि विष्णु पूजा कल्टीवेशन के पीरियड में जो विष्णु वर्शिपिंग है ये ज्यादा फेमस हुई। Historian R.S. Sharma emphasizes that agrarian expansion and feudal stabilization during the early medieval era prominently boosted the cultic worship of Vishnu and Puranic deities. पुराण से जुड़े हुए देवताओं की पूजा होना शुरू हो गई। कन्याकुमारी प्रशस्ति, कन्याकुमारी प्रशस्ति के अनुसार किस पांड्य राजा ने चेरों को पराजित किया? कन्याकुमारी प्रशस्ति के अनुसार किस पांड्य राजा ने चेरों को पराजित किया? जटावर्मन श्रीवल्लभ, जटावर्मन श्रीवल्लभ। द कन्याकुमारी प्रशस्ति क्रेडिट पांड्या किंग जटावर्मन श्रीवल्लभा विद मिलिट्री विक्ट्रीज ओवर द चेरास। ठीक है, जटावर्मन श्रीवल्लभ की बात हो रही है। प्रारंभिक मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में पट्टकील कौन होता था? पट्टकील कौन होता था? कलेक्टर ऑफ विलेज टैक्सेस? यस, एक्चुअली ये टैक्सेशन कलेक्ट करने वाला गांव से वो होता था, उसको हम पट्टकेले बोलते थे। तो इसके बारे में है ए पट्टकील, और इसको क्या कहेंगे? पटेल। Served as the primary village headman and local tax collector in early medieval administrative frameworks. नेक्स्ट जो सवाल है वो अलबरूनी का है। अलबरूनी द्वारा रचित ग्रंथ किताब उल हिंद के अनुसार ब्राह्मण को कितनी पत्नियां रखने की अनुमति थी? अलबरूनी किताबुल रैला में ये किताबुल हिंद में बहुत सारी चीजें इस्लाम से रिलेटेड ही यहाँ के लोगों की प्रैक्टिसेस में लिखी थी, उन्हीं में से एक ये है। तो उन्होंने 4 पत्नियां एक ब्राह्मण के होने के प्रमाण के रूप में उन्होंने इसको मेंशन किया था। तो हम अलबरूनी की बात को यहाँ पर मेंशन कर रहे थे, उन्होंने 4 का मेंशन किया है। ओके। टराइन सेकेंड वॉर, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो 91 में हुआ था, 1191 में। और सेकंड जो हुआ था वो एक साल बाद में 92 में हुआ था टेरेन का। और ये हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदरुस्सानी की उपाधि या पदवी धारण की थी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर ईसानी, सिकंदर रुस्सानी, उस्सानी की पदवी धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी उपाधि एक धारण की थी, द सेकंड अलेक्जेंडर। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये भी बातें हैं कि वो अपने आप को विश्व विजेता बनाने के बारे में सोच रहा था, तो इसलिए बहुत सारे लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे इसी बात को लेकर के।
दिल्ली सल्तनत काल में आमिल आमिल किससे संबंधित था? आमिल शायद रेवेन्यू से रिलेटेड है, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड है ना? लैंड रेवेन्यू कलेक्शन आमिल से जुड़ा हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। आमिल गुजर हम उसको बोलते हैं, आमिल गुजर, आमिल गुज्जर। तो ये सल्तनत एंड मुगल पीरियड वाज द ऑफिशियली प्राइमरी टास्क विद द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, आमिल। बाद में भी इसका यूज हुआ है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, दिल्ली सल्तनत के ऐसे शासक का नाम बताइए जिन्होंने देवगिर के राजा को प्रतिवर्ष सोने की 40 ईंटें देने को विवश कर दिया था। इसे मुबारक शाह की बात हो रही है, मुबारक शाह की बात हो रही है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये वैसे कन्वर्टेड था, ये हिंदू हुआ करता था, बाद में ये कन्वर्टेड। और जो कन्वर्टेड मुस्लिम होते हैं वो थोड़े ज्यादा अपने आप को मुस्लिम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत फेमस बात है। जैसे अगर कोई नया क्रिश्चियन बनेगा तो वो क्रिश्चियनिटी को बहुत जाहिर करने की कोशिश करेगा, या अगर कोई नया नया हिंदू बना तो वो ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा, है ना? तो एक एक बहुत फेमस कहावत है हिंदी में कि नया मुल्ला ज्यादा बार मस्जिद जाता है, ताकि उसको विश्वास नहीं होता है कि अब वो मुल्ला बन गया है ना? या ज्यादा नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है ताकि वो जाहिर कर सके उसमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, टंक ए सियाह। टंक ए सियाह क्या था? टंक ए सियाह एक्चुअली सिक्के का एक स्वरूप था। अम, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, कॉइन इंट्रोड्यूस बाय मोहम्मद तुगलक, इसका ए आंसर है। और तो ये एक तरह से टंकेसिया इसलिए भी कहा जाता था इसको, ब्लैक टोकन्स और कॉपर ब्रास टोकन करेंसी, है ना, सब्स्टिट्यूट के रूप में। सो वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द करेंसी एक्सपेरिमेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, फिरोज शाह तुगलक के सैन्य विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? आरिज ममालिक, है ना? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में मिलिट्री से रिलेटेड ये ममालिक, आरिज ए ममालिक, ममालिक, है ना? द आरिज ए ममालिक वॉज द हेड ऑफ द रॉयल मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवानी आरिज भी कह देते हैं उसको। स्टैब्लिश टू मेंटेन ट्रूप्स, इंस्पेक्ट हॉर्सेस एंड हैंडल रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, सल्तनत काल में चांदी का टंका समतुल्य होता था। चांदी का एक टंका जो होता था वो 48 जीतल यानी ये तांबे के सिक्के के बराबर होता था, यानी 48 जीतल्स के बराबर। अंडर स्टैंडर्ड मॉनेटरी रेगुलेशंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, particularly institutionalized under Iltutmish, one silver tanka was theoretically valued at 48 copper jitals, तांबे के जितल मतलब तांबे की ये मुद्रा हो गई, है ना? तो 48 की बात है। तो जो बाबरी किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? ये चगताई, तुर्की चगताई भाषा में लिखा है। तो यहाँ पे चगताई तो लिखा नहीं है, तुर्की लिखा है, तो हम ऑप्शन सी कर देंगे। तो विच वॉज द ऑटोबायोग्राफिकल मेमोर ऑफ जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका पूरा नाम था, रिटन इन चगताई तुर्किक। जब्ती प्रणाली को शेरशाह सूरी ने शुरू किया था वैसे, जब्ती, और उसको अकबर ने आगे कंटिन्यू रखा था, है ना? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी pioneered the early implementation of Jabt measurement based revenue assessment system, which was later expanded by Akbar. नेक्स्ट जो सवाल है, 1631 में दक्षिण और गुजरात के तीव्र अकाल की दुर्दशा का वर्णन किस इतिहासकार ने किया? देखो 1630-31 की बात है। मोस्ट प्रोबेबली ये शाहजहां के बाद के आसपास की बात है, शाहजहां के टाइम पीरियड के आसपास की बात है। तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी है, उन्होंने लिखा था बादशाहनामा। तो उसमें उन्होंने इसके बारे में बताया, दक्षिण और गुजरात के
फेमीन के बारे में एक्सप्लेन द क्रॉनिकलर अब्दुल हमीद लाहौरी डॉक्यूमेंटेड द catastrophic socio-economic devastation and severe famine it struck Gujarat and Deccan in 1630 and 31 AD in his book Patshanama. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच इज निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासनकाल विजारत का स्वर्ण काल कहलाता था? निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासनकाल विजारत का स्वर्ण काल कहलाता था? तो द गोल्डन एज ऑफ विजारत, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम ग्रैंड विजियर बोलते हैं। तो ये तुगलक डायनेस्टी के बारे में ऐसा कहा गया है, तुगलक वंश के बारे में। और नेक्स्ट जो सवाल है वो दिल्ली सल्तनत में प्रांत में नियुक्त ख्वाजा, प्रांत में प्रोविंसेस में नियुक्त जो ख्वाजा निम्नलिखित में से किसकी निगरानी करता था? फाइनेंशियल मैटर, वित्तीय जो मैटर्स होते थे, मामले होते थे उनका, द ख्वाजा। और इसको एक कहते हैं साहिब दीवान, साहिब ए दीवान, दीवान। Stationed in provinces during the Sultanate period, oversaw provincial accounts, expenditures and financial transparency. नेक्स्ट जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस विभाग से दीवानी बयूतात का संबंध था? बयूतूत एक्चुअली कारखाने और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड था, तो दीवाने बयूतात है ना, तो ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और दीवाने बयूतत was the department of charge of royal workshop की बात हो रही है, कारखानास, हाउसहोल्ड सप्लाईज एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सूबा 1580 में अकबर के शासन काल में प्रांत सूबा नहीं था? हालांकि बाद में वो बन जाता है, कंधार की बात हो रही है यहाँ पर। अवध था पहले से ही, लाहौर भी था, अजमेर भी था, तो कंधार जो है वो उस समय तक अकबर के पास में, हम बात करें 1580 की, तो उस समय में 12 अलग अलग सूबा यानी प्रोविंसेस थे अकबर के पास में। इन दी 1580 AD अकबर एम्पायर वो was divided into 12 main subas provinces. Kandahar was not yet incorporated as administrative suba at the specific date. नेक्स्ट जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में चकला नामक प्रशासनिक इकाई का सृजन किया गया था? चकला, चकला वॉज सिटिंग बिटवीन ए परगना एंड सरकार, परगना एंड सरकार। वैसे शायद ये औरंगजेब का हो सकता है, हाँ। परगना एंड सरकार वॉज क्रिएटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द regime ऑफ औरंगजेब, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे शेरशाह द्वारा प्रतिपादित राई यानी द लिस्ट ऑफ क्रॉप का संबंध था? लिस्ट ऑफ क्रॉप ये हो गया ना, ए, हाँ, राई जिसको राई बोलते थे, तो ये हो गया लिस्ट ऑफ क्रॉप। शेरशाह राय रेफर टू comprehensive schedule or list of crop wise revenue rates per unit area। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन सारणी का प्रारंभ करने वाला मुगल सम्राट था? देखो, मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय में लागू हुई, उसको बाद में मंथली सैलरी के रूप में शुरुआत किसने किया? वो शाहजहां ने किया। उससे पहले तो रेवेन्यू कलेक्शन और उसी आधार पे काम चलता था, है ना। एम्परर शाहजहां इंट्रोड्यूस द मंथली पे स्केल सच एज हाफ मंथली और क्वार्टर सैलरी कैलकुलेशन लाइक महवर, माहवार जिसको कहते हैं, इन द मनसबदारी सिस्टम टू एड्रेस द क्राइसिस ऑफ जागीर शॉर्टेज, क्योंकि जागीर की संख्या बहुत कम हो गई थी, उसको सॉल्यूशन करने के लिए। बहमनी साम्राज्य में तरफ किसको कहा गया? तरफ एक्चुअली प्रोविंस को कहा गया था वैसे, है ना। बहमनी में
तरफ जो कहा गया था बहमनी किंगडम में रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस was were designated as tarafs governed by officer known as तरफदार तरफदार ओके विजयनगर साम्राज्य में अथवने का संबंध था अथवने 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 in Vijayanagar Empire was related to आई थिंक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये शायद अर्थवने से रिलेटेड है तो इसका आंसर सी होगा अर्थवने और अथवना was the vital revenue and financial department in the centralized administration of Vijayanagara Empire. नेक्स्ट जो सवाल है निम्नलिखित में से किसने मंगोलों यानी नव मुसलमानों को दिल्ली में बस जाने की अनुमति दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले एक शासक हुए थे जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी ने उसने बोला था मंगोलों को कि भाई आप जो मुस्लिम्स हैं उनको दिल्ली में बस जाने के लिए बोला था permitted to large group of Mongol invaders who embrace Islam known as Neo-Muslim to peacefully settle near Delhi. नेक्स्ट जो सवाल है वो है बाबर की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्र शैली तात्कालिक प्रेरणा देने वाली थी? बेहजाद की बात हो रही है यहाँ पर बेहजाद ने उस समय के कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट को ज्यादा कवर किया द मास्टर पर्शियन पेंटर कमाल उद्दीन बेहजाद मिनिएचर पेंटिंग style served as profound aesthetic benchmark during the early Mughal transition under the बाबर एंड हुमायूं के टाइमिंग भी ये रहा था। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस राजा ने औरंगजेब के शासनकाल में श्रीनाथ जी की प्रतिमा को नाथ द्वारा में शरण प्रदान की थी? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस राजा ने औरंगजेब के शासनकाल में श्रीनाथ जी की प्रतिमा को नाथ द्वारा में शरण प्रदान की थी? ये शायद राणा राज सिंह की बात हो रही है। राणा राज सिंह, हाँ बिल्कुल सही कहा। महाराणा राज सिंह ऑफ मेवाड़ provided royal protection and sanctuary to the scared idol of Srinathji at Nathdwara during the religious policies of Aurangzeb, है ना? तो प्रोटेक्शन करते हुए उन्होंने किया। वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे मुगल सम्राट अकबर का समर्थन प्राप्त था, इसका मीनिंग क्या था? मीनिंग था यूनिटी ऑफ डिवाइन। इस्लाम के शब्द नहीं, वेदर्म के विरुद्ध युद्ध न हो, जाति प्रधान न हो, परम तत्व की एकता, यस, यूनिटी ऑफ डिवाइन। सो वहदत उल वजूद, यूनिटी ऑफ बीइंग, which was closely related to Sufi metaphysical concepts supported by Akbar and Abul Fazl. Implies the fundamental unity of creator and creation, unity of the divine essence. नेक्स्ट जो सवाल है, नागर शैली के स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? कैलाशनाथ मंदिर नहीं, हम बात कर रहे हैं नागर शैली की। नागर शैली का बहुत ही फेमस मंदिर है लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। Lingaraj Temple, Bhubaneswar. The Lingaraj Temple in Bhubaneswar is celebrated as a classical, structurally flawless masterpiece of the Kalinga sub-style of Nagara temple architecture. किसके नाम पर इल्तुतमिश ने दिल्ली में मदरसा-ए मुइज्जी नामक मदरसे की स्थापना की थी? वैसे ये मोहम्मद गोरी के नाम से इल्तुतमिश ने ये मदरसा-ए मुइज्जी बनाया था, उसके नाम पर, उसकी याद में, है ना। नेक्स्ट जो सवाल है, मध्यकालीन भारत की कौन सी महिला सूफी संत चमत्कारिक शक्तियां होने का दावा करती थी? मिडिवल इंडिया में विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन सूफी सेंट ऑफ मिडिवल इंडिया pretended herself for magical powers?
तो ये शायद बीवी जमाल की बात हो रही है। बीवी जमाल एक बहुत बड़ी मैजिशियन भी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। Historical hagiographies are not that medieval female Sufi saint Bibi Jamal was associated with claims of spiritual and miraculous abilities. और जितने भी जो लोग धर्म की तरफ चमत्कार के कारण से वो अट्रैक्ट होते हैं, लोग कई बार इसलिए भी जो लोग धर्म के फील्ड में होते हैं वो जानबूझ के चमत्कार दिखाने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीज गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता है? स्लोपिंग वॉल्स सबको पता है ना? स्लोपिंग वॉल्स उस समय की शुरुआती a prominent architecture trademark of Tughlaq monument, clearly visible of Ghiyasuddin Tughlaq uh, Muslim, is distinct uh, uh, batter or sloping walls, तलवार, है ना? स्लोपिंग वॉल्स, इस तरह की ढलवां जो दीवारें हैं इसके लिए। नेक्स्ट जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने तंबाकू प्रयोग को निषिद्ध किया था? एक्चुअली जहांगीर ने ऐसा किया था कि भाई कोई यहाँ पर टोबैको यूज नहीं करेगा। अकबर बहुत तंबाकू खाता था। अकबर को सिखाया था पोर्चुगल ने, है ना? तो पोर्चुगल ने सिखा दिया। तो उसके बाद में सभी अब दरबार में बैठे हैं, कोई तंबाकू लेकर के बैठा हुआ है, कोई चाय पी करके बैठा हुआ है। तो इससे परेशान हो गया था जहांगीर, और किसी से कुछ पूछे, अब वो बोला कि भाई नहीं, मैंने तो जर्दा खाया हुआ है, गुटखा खाया हुआ है। अब वो बोले नहीं, तो उसने बैन कर दिया उसको। मुगल एम्परर जहांगीर इश्यूड स्ट्रिक्ट इंपीरियल फरमान्स प्रोहिबिटिंग द पब्लिक यूज, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ टोबैको अक्रॉस हिज एम्पायर। तो बोला कि मेरे राज्य में कोई बेच नहीं सकता है इसको, है ना, यूज नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से दारू बहुत पीता था लेकिन, है ना? निम्नलिखित में से किसने महाराज छत्रसाल बुंदेला की यशोगाथा छत्र प्रकाश की रचना की थी? हाँ, ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। छत्र प्रकाश, डिटेलिंग द हिस्टोरिकल अचीवमेंट ऑफ महाराजा छत्रसाल बुंदेला, बुंदेला राजा के। तो वो कंपोज किया था लाल कवि ने, है ना? लाल कवि, तो उनका पूरा जो नाम था वो था गोरालाल पुरोहित। तो सी आंसर हो जाएंगे इसमें, है ना? सो गोरालाल पुरोहित। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, अकबरकालीन महान आचार्य महेश ठाकुर का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्थान से है? अकबर के टाइम पीरियड में आचार्य महेश ठाकुर का संबंध निम्नलिखित में से किस, वैसे ये मिथिला से रिलेटेड है मेरे ख्याल से, मिथिला यूनिवर्सिटी। The renowned scholar and teacher Mahesh Thakur was foundational figure associated with the intellectual tradition of Mithila during the Akbar period। हाँ, तो बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नीले जल की योजना, ब्लू वाटर प्लान, अल्मीडा से रिलेटेड है ना? तो अल्मीडा इसका राइट आंसर हो गया। Francisco de Almeida, the first Portuguese viceroy in India, formulated the naval supremacy strategy known as Blue Water Policy। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग के आरोप पर मुकदमा चलाया गया था? हेस्टिंग्स की बात हो रही है, वॉरेन हेस्टिंग्स। Warren Hastings, the first Governor General of Bengal, faced a high-profile parliamentary impeachment trial in Britain led by Edmund Burke। एडमंड बर्क ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट जो है, सन 1859-60 में होने वाले नील विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? किसानों का था वो, वैसे भी, है ना? किसानों का था। एंड नील विद्रोह, तो हाँ, द इंडिगो रिबेलियन of 1859 and 60 in Bengal was massive agrarian uprising launched by oppressed local peasant farmer against European planters। निम्नलिखित में से
किस भारतीय ने ब्रिटिश आर्थिक नीति का विश्लेषण नहीं किया? दादाभाई नौरोजी, यस उन्होंने तो किया था। महादेव गोविंद रानडे ने भी बहुत सारी चीजें लिखी, रमेश चंद्र दत्त ने लिखी, आरसी दत्त ने। वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। हालांकि उन्होंने भी राइटिंग्स लिखी थी, बट हम इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। तो वल्लभ भाई पटेल इज राइट आंसर, while दादाभाई नौरोजी, एमजी रानडे and RC Dutt were famous the drain of theory economists who analyzed British economic exploitation. Vallabhbhai Patel was a later nationalist leader associated with the freedom struggle. कौन पेशेवर इतिहास 1857 के विद्रोह को भारत व्यापी नहीं होने के कारण से राष्ट्रव्यापी नहीं मानते हैं? तो आरसी मजुमदार सर ने एक्चुअली इसको नेशनलिस्ट नहीं माना है कि भाई ये राष्ट्रवादी नहीं था। Prominent historian R.C. Majumdar argued that the revolt of 1857 was the neither first or non-national nor a war of independence due to its localized and fragmented nature. नेक्स्ट जो है वो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, द repressive vernacular press act was enacted in in the 1878 under the viceroy of Lord Lytton। लिटन के टाइमिंग में है ना। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सर्कल प्रणाली या थाना व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारतीय दरोगा करता था? कॉर्नवालिस ने किया था ये, वैसे भी है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस रिकंस्ट्रक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसिंग by establishing police circles, थानाज जिसको कहते हैं, supervised by Indian darogas। अमृत बाजार पत्रिका के प्रकाशक शिशिर कुमार घोष थे। अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर एंड पब्लिश बाय शिशिर कुमार घोष अलोंग साइड हिज ब्रदर। ठीक है। किस वाइसरॉय ने वर्ष 1870 में केंद्रीय और प्रांतीय वित्तीय व्यवस्था को अलग करने के लिए कदम उठाया? किस वाइसरॉय ने वर्ष 1870 में केंद्रीय और प्रांतीय वित्तीय व्यवस्था को अलग करने के लिए कदम उठाया? Actually, Lord Mayo was person. Lord Mayo Provincial Financial Resolution 1870 marked the inaugural step towards decentralizing and separating central and provincial financial administration. किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन डायरकी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? देखो, 1919 में प्रांतों में डायरकी शुरू किया गया था और 1935 में केंद्र में डायरकी शुरू हुई थी, लेकिन 1935 में प्रांतों में डायरकी को खत्म कर दिया था। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना है आपको। तो इसका उत्तर क्या होगा? 19 में शुरुआत की गई थी तो 19 में, ठीक है। खत्म किया गया था तो क्या हो जाएगा? 35। ठीक है। So the system of diarchy in provincial was formally introduced by the Government of India Act 1919, Montagu-Chelmsford Reforms. A History of British India, जेम्स मिल ने लिखा था। A History of British India, published in 1817, 1817 में, was written by the यूटिलिटेरियन, उपयोगितावादी इतिहासकार, यूटिलिटेरियन अप्रोच के हिस्टोरियन थे जेम्स मिल, उन्होंने लिखा था। और ये कॉलोनियलिस्ट अप्रोच से या इंपीरियलिस्ट अप्रोच से हिस्ट्री राइटिंग लिखने वाले भी शुरुआती हिस्टोरियन थे। इनके साथ में एक और नाम आता है, उनका नाम था विसेंट आर्थर स्मिथ, वी.ए. स्मिथ। जातिगत अन्याय से लड़ने के लिए एक जाति एक धर्म सभी के लिए एक ही ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने शुरू किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। श्री नारायण गुरु coined the famous social reform, one caste, one religion, one God for all mankind, पूरी मानव जाति के लिए।
1857 में भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी? देखो 1857 में बंबई में शुरुआत हुई थी, मद्रास में हुई, कोलकाता में हुई, तो दिल्ली में नहीं हुई थी, है ना? सवाल अच्छा है लेकिन थोड़ा घुमा करके पूछा था। In 1857, the first three modern Indian universities were established in Kolkata, Bombay, and Madras. Delhi did not receive its university until much later in 1922. 1835 में 1835 में किसने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था? चार्ल्स मेटाकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। Sir Charles Metcalfe, often called the liberator of Indian press, removed rigorous licensing restrictions on newspaper in 1835. नेक्स्ट है डेक्कन रॉयट कमीशन की रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी? 1878. The official investigative report of Deccan Riot Commission following the 1875 agrarian disturbance was submitted to the British Parliament in 1878, है ना? तो 1878 में वो प्रस्तुत की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। बाल गंगाधर तिलक के संपादन में निकलने वाला अखबार केसरी मराठी भाषा में था और मराठा जो अखबार था वो अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, ये कौन सी भाषा में रहा था? केसरी वॉज इन मराठी एंड मराठा वॉज इन इंग्लिश, कंफ्यूज करने के लिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एडिटेड एंड पब्लिश्ड द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर केसरी इन मराठी लैंग्वेज। नेक्स्ट जो सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडियन ट्रेड वाज एबॉलिश्ड बाय विच एक्ट? 1813 का जो एक्ट था उसको भारत के ऊपर कि ब्रिटेन ही जो है वो ट्रेड कर सकता है, खास तौर से ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है, उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया था। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शनल केस थे। एक चाय का जो जो व्यापार था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में ही था, और एक चीन के साथ में जो व्यापार था उन दोनों को। लेकिन 1833 का जो एक्ट आया उनमें से इसको भी अबोलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रहेगा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1813 होगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि भारतीय व्यापार पर, तो उन्होंने मेंशन नहीं किया। चाय और चीन को छोड़ करके बोलते तो हम 1833 करते। अच्छा, ये ऑप्शन में भी नहीं है, ओके, बट हाँ फिर भी आप इसका जरूर ध्यान रखना। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 revoked the East India Company monopoly over Indian trade, opening it to other British merchants except for the tea trade and trade with China। मैंने पहले भी बताया था आपको। नेक्स्ट जो सवाल है वो है स्थायी बंदोबस्त पर किसने टिप्पणी की कि 1793 से स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि धारकों ने अपने हाथ में दी गई शक्ति के माध्यम से लगान बढ़ाने के लिए हर उपाय अपनाया। ये पहली बार मॉन रॉय ने बताया था, राजाराम मोहन रॉय ने बताया था। राजाराम मोहन रॉय प्रोवाइड क्रिटिकल कमेंट्री ऑन द परमानेंट सेटलमेंट, है ना, स्थायी बंदोबस्त, हाईलाइटिंग हाउ लैंडलॉर्ड leverage their legal status to exponentially increase tenant rates, है ना। नेक्स्ट जो सवाल है वो है अप्रैल 1918 में भारत का प्रथम ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन 1918 में बीपी वाडिया के द्वारा बनाया गया था। बीपी वाडिया alongside with Thiru Kalyana Sundaram founded India's first registered modern trade union,
the Madras Labour Union in April 1918. ओके, तो दूसरा नाम भी जरूर याद रखना, थिरुवी कल्याण सुंदरम। थिरुवी कल्याण सुंदरम। बस्तर क्षेत्र में 1910 ईस्वी में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बस्तर कलेंद्र सिंह का नाम बहुत फेमस है यहाँ पर, लाल कलेंद्र सिंह। The 1910 Bhumkal tribal rebellion in uh, Bastar region was notably led by a figure like uh, Gondadhar, with historical tie to local leaders such as Lal Kulendra Singh. So दूसरा नाम भी जरूर याद रखना, गुंडाधर गोंडाधर, यही नाम है। आई होप आई प्रोनाउंसिएट राइट। ओके। 1886 में कांग्रेस अधिवेशन में किसने 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। पहली बार डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके चेयरपर्सन बनते हैं। सेकंड जो होता है 1886 कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें अध्यक्ष कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी। तो उन्होंने शुरुआती, आपको पता है, तो जब कांग्रेस की जो अगर आप इनिशियल हिस्ट्री देखेंगे उसमें वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसे बेनिफिशियल उसकी चीजें बताना शुरू करते हैं जैसे लगता है कि वो एक मतलब बहुत बहुत तारीफ करते हैं उसकी। तो ये दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है यहाँ पे। 1886 के कांग्रेस अधिवेशन में किसने अंग्रेजी राज्य के लाभों का विस्तार पूर्वक से वर्णन किया, है ना? डेक्कन सभा की स्थापना किसने की? और उसके बाद आपको पता है तो बाद में उन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक को भी अपनाया था दादा भाई नौरोजी ने, लेकिन शुरुआत में उन्होंने जो सभा में बात कही थी तो वो बहुत फेवरेबल थी। डेक्कन सभा फाउंडेड बाय एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। एंड इनके साथ में एक और लोग थे, जीवी जोशी, फाउंडेड द डेक्कन सभा इन पुणे। कब कब हुआ था? 1896 में, 1896 में। टू एडवोकेट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, किसके लिए किया था? संवैधानिक सुधारों के लिए, संवैधानिक सुधारों की वकालत के लिए, है ना? आप समझ गए? इसके तीन मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। भारत में यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या किसने की थी? भारत में सबसे पहली जो पॉलिटिकल मर्डर हुआ था यूरोपियंस का इंडिया में, वो चापेकर ब्रदर्स ने किया था। चापेकर बंधु ने किया था। द चापेकर ब्रदर्स दो थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्णा चापेकर carried out the assassination of plague commissioner W.C. Rand in Pune। कब? 1897 की बात है ये। रेंड की हत्या की थी, प्लेग कमिश्नर था उस समय में, मेकिंग एन अर्ली पॉलिटिकल असैसिनेशन ऑफ यूरोपियन ऑफिशियल। ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात, ये भी एम.जी. रानडे को कहा गया है। महाराष्ट्र का सुकरात एम.जी. रानडे, महादेव गोविंद रानडे को कहा गया है। M.G. Ranade is frequently commemorated as the Socrates of Maharashtra due to his profound intellectual leadership and social reform vision। दांडी यात्रा प्रारंभ गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरू की थी। ये तो बहुत ही फेमस जगह हैं और बात हैं। कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को। Mahatma Gandhi commenced his historical Salt March, Dandi March, on the March 12,
1930 स्टार्टिंग फ्रॉम द साबरमती आश्रम। उसके बाद उन्होंने कहा कि देश आजाद होने के बाद ही मैं वापस आऊंगा साबरमती आश्रम, लेकिन फिर वो जा नहीं पाए कभी भी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी, 39 में, है ना। Subhash Chandra Bose established the forward bloc in मई 1939, है ना, मई 1939 में, आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस, है ना। आपको पता है तो पहले वो त्रिपुरी का जो सेकंड में जब वो चेयरपर्सन बन गए, पहले हरिपुरा में हुआ था, फिर वो त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी आपको पता है जबलपुर में पड़ता है। तो गांधी जी ने पटाभी सीतारमैया को खड़ा किया था, तो उन्होंने फिर बोल दिया कि भाई पटाभी, उनको लगा कि भाई मैंने अगर किसी को खड़ा कर दिया वो जीतना निश्चित है। लेकिन कांग्रेस में उस समय में सुभाष बोस की इतनी फैन फॉलोइंग थी कि पटाभी को बहुत ही कम जो है वो कांग्रेस सभा में, कार्यकारिणी में बहुत ही कम वोट मिले थे। तो बाद में गांधी जी बहुत ही निराश हो गए और उन्होंने कहा कि पटाभी की हार मेरी हार है। तो इसलिए सुभाष बोस जो है वो बहुत ही चिंतित हो गए कि भाई ऐसा, ऐसी कौन सी बात है, तो हम तो इलेक्शन करवा रहे थे। तो फिर बाद में वो बहुत ही एक्सप्लॉइट करते हैं। बाद में सुभाष बोस जो हैं उनका कभी भी फिर उन गांधी जी से नहीं बना। वो नाम वगैरह देना वो दूसरी बात है। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर 24 अक्टूबर को किए थे। 26 अक्टूबर को, सॉरी। अब आप देखिए, 26 अक्टूबर यहाँ पे भी है, 26 अक्टूबर यहाँ पे भी है ना। तो ये 47 का 26 अक्टूबर है, उसका ध्यान रखना थोड़ा, है ना। महाराजा हरि सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑन October 26, 1947। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था वैसे, कैबिनेट को स्वीकार किया गया था। The Constituent Assembly of India was elected and constituted in uh, 1946 under the provisions of Cabinet Mission Plan। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, राज्य पुनर्गठन आयोग से कौन संबंधित नहीं है? देखो, फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग से, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। पंडित हृदयनाथ कुंजरू हैं, है ना। HN कुंजरू, KM पणिकर भी हैं। तो श्री कृष्णा नुल्लू, पोटी श्री रामुल्लू was the freedom fighter chose fasting late to the creation of Andhra state, whereas the State Reorganization Commission, SRC, consisting of Fazil Ali M. Panikkar and HN Kunjuru। So ये कृष्णा नुल्लू, ये इन्हीं की शायद नाम है, पोटिशी रामुल्लू, है ना। बट हाँ, ये इससे रिलेटेड नहीं थे, इतना पता है। बट फिर भी आप इसको थोड़ा सा अलग से और भी पढ़ लेना कि भाई ये थे कौन। फिर 1954 में चीन के किस प्रधानमंत्री ने भारत आकर पंचशील के सिद्धांतों का समर्थन किया था? अच्छा, 1954 की बात हो रही है ना, तो उस समय में नेहरू थे और उनका बहुत खास एक फ्रेंड था, चाउ एन लाई। चाउ एन लाई जो थे, उन्होंने पंचशील जो प्रिंसिपल्स थे, जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात उन्होंने की थी, ये बात हुई थी। वो चाइनीज भाषा में उसको राओ इन लाई बोलते हैं और हम हिंदी में थोड़ा उसको चाओ एन लाई कह देते हैं। इतिहास लेखन में ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मेटरलिज्म इन हिस्टोरियोग्राफी, किसने प्रतिपादित? ये मार्क्स का है, आपको पता ही होगा, ये इतना फेमस इसका है। और साइंटिफिक हिस्ट्री रोंके का है। EHCAR, continuous history is a continuous dialogue from the past to past and present, है ना। फर्नांड ब्रॉडल, ये अलग मेटा हिस्ट्री और इसके बारे में बात करते हैं, नैरेटिव मेकिंग की बात करते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसे भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का अग्रणी माना जाता है? निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसे भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का अग्रणी माना जाता है? RC मजूमदार नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे। DD कोशाम्बी मार्क्सिस्ट, है ना। बिपिन चंद्रा
ये कांग्रेस से रिलेटेड थे, बट इनको भी मार्क्सवादी ही माना जाता है। रोमिला थापर तो वैसे भी एंशियंट हिस्ट्री की मार्क्सवादी इतिहासकार, प्रमुख इतिहासकार है मतलब। तो आरसी मजूमदार इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसने भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या का समर्थन किया ताकि दलितों एवं पिछड़ी जातियों के योगदान को उजागर किया जा सकता है? एक्चुअली सबाल्टर्न हिस्टोरियंस की बात हो रही है। सबाल्टर्न हिस्टोरियन रंजीत गुहा ने शुरू किया था, उनके साथी थे ज्ञानेंद्र पांडे। तो इसमें ज्ञानेंद्र पांडे इसका राइट आंसर है। तो subaltern studies historian, including scholar like Anand Pandey, have heavily advocated for structuring Indian history framework to amplify lower caste and marginalized voices. प्राचीन भारत में ऐतिहासिक लेखन लेखन के प्रारंभिक उदाहरणों में से किस पुस्तक को माना जाता है? प्रारंभिक उदाहरणों में से राज तरंगिणी को माना जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म की बात। पॉजिटिविज्म ऑगस्ट कॉम्टे ने शुरू किया था। उन्होंने इसके ऊपर बात की थी। ऑगस्ट कॉम्टे इज रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म एंड फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। हेरोडोटस की पुस्तक द हिस्ट्री मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संघर्ष का वर्णन करती है? तो ग्रीको पर्शियन वॉर जो है उसके ऊपर उन्होंने काम किया था। हेरोडोटस मोन्यूमेंटल वर्क द हिस्टोरीज primarily investigates the grand conflict of Greco-Persian wars. भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या में लिंग दृष्टिकोण यानी जेंडर अप्रोच के कंट्रीब्यूशन के लिए कौन जाना जाता है? उमा चक्रवर्ती। एक्चुअली इन्होंने जेंडर हिस्ट्री पे काफी काम किया था। उमा चक्रवर्ती इज ए लीडिंग फेमिनिस्ट हिस्टोरियन renowned for her extensive work interpreting ancient Indian history through a gender perspective. एक स्रोत में ऐतिहासिक संदर्भ से तात्पर्य है द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोर्स रेफर टू। स्रोत की भौतिक अवस्था नहीं, भौतिक अवस्था तो कुछ भी हो सकती है। वह पृष्ठभूमि और परिस्थितियां जिनमें ये स्रोत का क्या, बिल्कुल करेक्ट। अपने समय में स्रोत की लोकप्रियता नहीं। हो सकता है कोई चीज बहुत लोकप्रिय हो सकता है वो सही नहीं हो। लेखक की व्यक्तिगत जीवनी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, है ना। द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी सोर्स pattern to the specific surrounding social, political, and environmental circumstances of its origin. मौखिक इतिहास निम्नलिखित में से किस पहलू के ऊपर ध्यान देता है? मौखिक इतिहास एक्चुअली इंटरव्यू बेस्ड है ना, पर्सनल इंटरव्यू। तो इसका ए आंसर है oral history methodology heavily rely on recorded personal interviews and first person verbal testimonies. लास्ट सवाल है मौखिक इतिहास विशेष रूप से किस प्रकार के इतिहासों का अध्ययन करने के लिए मूल्यवान है? वो है कल्चरल एंड सोशल हिस्ट्री के बारे में, सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास के बारे में। तो oral histories hold immense value for recovering and analyzing grassroots cultural, micro level and social history perspectives. So ये था एक डिस्कशन मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट, इतिहास विषय के लिए राज्य पात्रता परीक्षा 2025 का पूरा ये डिस्कशन 100 सवाल इसमें हमने चर्चा किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके काम आएगा, आपकी खुद समझ इतिहास को लेके बढ़ाएगी और एग्जाम ओरिएंटेड आपकी तैयारी और अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ अब मुझे अनुमति दीजिए। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।